हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है स्टैटिक फैक्टर। ओके, तो देखिए स्टैटिक फैक्टर सिंपली क्या है, कोलिजन थ्योरी जो हमने लास्ट वीडियो पे पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर था जो उस पर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, कोलिजन थ्योरी से है। तो आई थिंक आपको कोलिजन थ्योरी का थोड़ा नॉलेज तो होगा, बट नहीं है तो मैं भी आपको क्या थोड़ा बता दूंगी कि कोलिजन थ्योरी में क्या क्या था, स्टैटिक फैक्टर कहाँ से आया, कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, एक और चीज, ये कोलिजन थ्योरी से मतलब सॉरी स्टैटिक फैक्टर से रिलेटेड यहाँ जितना भी स्टडी मटेरियल है, ये मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन पे भी शेयर कर दूंगी इसके नोट्स, आप जाके वहां से ले सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक फैक्टर को आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, जिसे आप सिंपली क्या है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब स्टैटिक फैक्टर होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये चीज सुन लीजिए कि देखिए हुआ क्या था, कोलिजन थ्योरी से हमारे स्टैटिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया था। तो कोलिजन थ्योरी हमें क्या बोलती थी, ऐसा बोलती थी कि जैसे आपको मालूम है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होगा, तब होगा जब ये रिएक्टेंट साइड पे जो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स में मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। जब ये मॉलिक्यूल्स क्या है एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है देन ही हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये किसने बोला, कोलिजन थ्योरी ने बोला। ओके, बट सारे कोलिजन की वजह से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा भी बताया कोलिजन थ्योरी ने। ऐसा बोला कि नहीं होता, मतलब कि देखिए रिएक्टेंट साइड तो आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। ओके, और क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या है यहाँ पर को नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही कोलिजन थ्योरी की बात है। तो ये बोल रहे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका रीजन क्या है, अगर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, सपोज ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये भी आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कोलिजन किया, यानी कि कोलाइड हुए। अगर ये कोलिजन इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव मतलब जैसी कंडीशन इस कोलिजन थ्योरी ने दी थी वैसी कंडीशन अगर इस कोलिजन ने फॉलो की, देन ये कोलिजन इफेक्टिव कंसीडर होगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर को और कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो कोलिजन है वो इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, इसका रीजन मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब जो कंडीशन कोलिजन थ्योरी ने दी थी कोलिजन कराने के लिए, अगर वो कंडीशन यहाँ पर को कोलाइडल मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फॉलो नहीं कर रहे, इट मींस आप क्या बोलेंगे, ये जो कोलिजन है वो इनइफेक्टिव है और यहाँ पर को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। ओके, अब टकराएंगे तो क्या सारे टकराने की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बीच में जो कोलिजन हो रहा है, अगर वो इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव मतलब जो कंडीशन कोलिजन थ्योरी ने दी थी वो कंडीशन अगर ये कोलिजन फॉलो करेगा, देन आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन होती है, ये चीज आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यही आपका स्टैटिक फैक्टर में आएगा। ओके, तो बोल रहा है कि स्टैटिक मतलब सॉरी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन क्या चाहिए। पहली कंडीशन तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने पहले भी पढ़ी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा होता है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब सुनिए मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कि मिनिमम उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यहाँ पर को कोलिजन हो। अब आप देखिए कोई आप दो ही इंसान है, ठीक है, दो गाड़ियां ही समझ लीजिए। आपको ये तो मालूम है कि अगर दो गाड़ियां क्या बहुत स्लोली स्लोली एक दूसरे के पास आके टकरा गई, देन क्या है यहाँ भी कोई डैमेज नहीं होगा, यहाँ भी कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बहुत स्लोली स्लोली एक दूसरे से टकरा रही है। अगर आप इंसानों को ही समझ लीजिए, आप क्या है मुझसे टकरा रहे हैं, सपोज क्या है मैं भी धीरे धीरे चल रही हूँ, आप भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो टकराएंगे तो थोड़ा सा कुछ मतलब हमको फील होगा, बस उससे ज्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना चोट वोट लगेगी। लेकिन अगर आप भी सामने से दौड़ के आ रहे हैं, मैं भी सामने से दौड़ के आ रही हूँ, तो क्या है बहुत भयंकर हमारा ब्लास्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि इस ये जो कोलिजन है वो क्या इफेक्टिव हो, मतलब कि उसके पास क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। कैसे समझाती हूँ मैं आपको, ऐसे समझाती हूँ, सपोज जैसे आप पेपर दे रहे हैं, मैंने लास्ट में भी यही समझाया था कि सपोज आप पेपर दे रहे हैं और आपसे बोला जाए कि 0 से 300 मार्क्स आपके क्या है,
अगर देखो पेपर आपका ओवरऑल 600 मार्क्स का है, ओके, अगर आप 0 से 300 मार्क्स लाएंगे तो आप फेल कंसीडर होंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स है आपके 300, और 300 से 600 आएंगे तो आप हो जाएंगे पास, यानी कि क्लियर कर लेंगे एग्जाम को, ओके। अब देखिए अगर आप 0 से 299 लाते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन आप 300 ले आएंगे तो आप हो जाएंगे पास, ओके। तो मिनिमम मार्क्स आपके पास कितने हैं पास होने के लिए, वो है 300। सेम चीज यही होती है, यहाँ क्या बोल रहा है, सपोज इनको मैं एनर्जी कंसीडर करूं, जीरो एनर्जी 300 जूल या फिर 600 जूल, ऐसे करके कुछ एनर्जी कंसीडर करो, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी कोलिजन कराने के लिए कितनी है, 600 टू, मतलब अगर आपकी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है 600 से 300 के बीच में, तो यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर कोई एनर्जी 0 से 300 के बीच में है तो यहाँ पर इनइफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर आपकी एनर्जी 300 है, एग्जैक्ट 300, तो क्या होगा, कोलिजन होगा इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो ये 300 क्या है, मिनिमम एनर्जी है कोलिजन कराने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए। तो इस मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि वो मिनिमम एनर्जी जिससे कोलिजन हो जाए, उसके नीचे कोलिजन नहीं होगा, उसके ऊपर तो होगा बट उसके नीचे कोलिजन नहीं होगा, ओके। इतनी चीज समझ में आए। दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ये बोलता है कि अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, आपके एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड कर रहे हैं, तो इनका कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा जब इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हेड टू हेड कोलाइड करें, एक दूसरे के क्या हेड टू हेड आपका कोलिजन होगा, देन ये कोलिजन आप इफेक्टिव कंसीडर करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यही सारी कंडीशंस कोलिजन थ्योरी ने दी थी। अब आपको स्टेरिक फैक्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो मैं आपको स्टैटिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराती हूँ, ठीक है। तो देखो स्टैटिक फैक्टर क्या बोलता है, यहाँ पर कुछ सुनो। पहले ये बोल रहा है कि जनरली इन अ सिंपल गैसियस रिएक्शन molecule collide with each other, so the experimental value and the calculated value of a collision number, collision frequency is same। यानी कि देखो पहले आप ये चीज सुन लीजिए कि लोग क्या कोलिजन थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट उनको कोलिजन थ्योरी का मतलब ही नहीं पता होता है। देखो कोलिजन थ्योरी का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी का हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कोई रिएक्शन दी है उसका हम लोग क्या रेट निकाल सके। रेट निकालने के लिए अलग अलग तरीके, देखो कोलिजन के साथ साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी है, उससे भी क्या है हम लोग कोई भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये बोल रहा है कि कोलिजन थ्योरी की हेल्प से क्या है आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पर बोला है कि सिंपल गैसियस रिएक्शन, अगर आप क्या सिंपल गैसियस रिएक्शन के केस लेंगे, उस केस पे जो कोलिजन थ्योरी की हेल्प से जो रेट निकला है वो रेट क्या है, इक्वल होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपको कैलकुलेटेड निकली हुई है, पहले से निकली हुई है, ओके, जो आपको क्या बुक्स वगैरह हर जगह मिलेंगी, ओके, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक होती है आप जिसे कैलकुलेट करते हैं, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से आपने एक रेट निकाला जिसे आप बोल रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू, ओके। तो ये बोल रहे हैं सिंपल गैसेस के केस में आप देखेंगे जो आपने वैल्यू निकाली है किसकी हेल्प से, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से, जो रेट की वैल्यू निकाल रखी है वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो रेट निकला है उसके इक्वल है। इतनी चीज समझ में आए। किसके केस में, जब आप सिंपल गैसियस रिएक्शन का केस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर को सिंपल गैसियस के बदले कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेना है, यानी कि सिंपल गैसियस रिएक्शन के बदले कोई कॉम्प्लेक्स गैस की रिएक्शन लेना है, उस केस पे आप देखेंगे जो एक्सपेरिमेंटल रेट का वैल्यू है वो कोलिजन थ्योरी की हेल्प से निकले हुए रेट का वैल्यू से डिफर है, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में काफी डिफरेंस है, समझ में आए। और यही चीज मैंने आपको क्या है कोलिजन थ्योरी का जब मैंने लिमिटेशन पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि कोलिजन थ्योरी का एक लिमिटेशन होता है कि ये थ्योरी सिर्फ सिंपल गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होती। क्यों, इसका रीजन यही है कि सिंपल गैसियस केस में अगर आप जो रेट कांस्टेंट निकालेंगे, रेट की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कोलिजन थ्योरी की हेल्प से जो आप रेट निकालेंगे वो जो एक्चुअल रेट है उससे डिफर हो जाता है, समझ में आया। अब स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, तो स्टेरिक फैक्टर इन दोनों के रेशियो को ही आप क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। मतलब एक मिनट रुकना, स्टेरिक फैक्टर क्या हुआ, इन दोनों की रेशियो को। देखो सिंपल गैस के केस में तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों रेट कॉन्स बराबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं आ रहा है। तो जो आपका स्टेरिक फैक्टर है जो आप बोलते हैं पी, जिसे आप बोलते हैं पी, ये क्या होता है, इन दोनों का रेशियो। किसका रेशियो, एक तो रेट कांस्टेंट जो कि आपका क्या है एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट है,
और अपॉन में रेट कांस्टेंट जो आपने कोलिजन थ्योरी की हेल्प से क्या किया है, कैलकुलेट कर रखा है। इन दोनों के रेशियो को ही आप क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। इतनी चीज समझ में आए। देखो स्टेरिक फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कितना कोलिजन मॉलिक्यूल आपके पास थे और उसमें से कितने कोलिजन मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया, इफेक्टिव कोलिजन किया, उसी की प्रोबेबिलिटी को जो बताता है वो होता है स्टेरिक फैक्टर, जिसे आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो आपका था, एक्सपेरिमेंटली जो आपने कैलकुलेट किया था, और के कैलकुलेटेड जो कोलिजन थ्योरी की हेल्प से जो आपका के कैलकुलेट आया, जो आपने के की वैल्यू निकाली, उन दोनों के रेशियो को ही आप क्या बोलते हैं, पी यानी कि स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब इसे और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर को लिखा हुआ है कि दिस डेविएशन इज बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो मैंने ये आपको पहले इसलिए समझा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स के केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है कि आपके पास जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ठीक है, उनके बीच में क्या है, सबके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ। इफेक्टिव कोलिजन ना होने का रीजन क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में थे ही नहीं, हेड टू हेड कोलिजन हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से क्या है, इफेक्टिव कोलिजन हुआ ही नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन कम हुआ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे ना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन कम हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन आपके कम हुए तो रेट उसका कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया। अब अगला लिखा है hence after the sometimes collision theory is modified। अब क्या यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम होने के बाद क्या कोलिजन थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, जिसकी वजह से नए टर्म पी का इंट्रोडक्शन हुआ, और पी था आपका स्टेरिक फैक्टर, और विच इज नोन एज अ स्टेरिक फैक्टर, जिसे आप स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे देखिए और क्लियर होगा। इस पर लिखा है फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ए केमिकल फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेट एंड इट कैन बी आइदर अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए कोलिजन बिटवीन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब देखिए ये लाइन मैंने यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन थ्योरी जो है वो सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। क्यों? क्योंकि देखो बायोमोलिकुलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो, ओके, और एक होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो। अब देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या सॉरी कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपके पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा तो आपके पास वहां सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो ये कोलाइड किससे कराएगा, खुद से तो कोलाइड करा नहीं सकता। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई कोलिजन थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये क्या है, जो कोलिजन थ्योरी है सिर्फ बायोमोलिकुलर के लिए ही, केस के लिए एप्लीकेबल है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो ये बोल रहा है द बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल स्पीसीज क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। अगर रिएक्शन हो रहा है यानी कि यहाँ पर कोई इफेक्टिव कोलिजन होगा इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, और ये जो रिएक्शन है वो कैसे भी हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ओके। अब देखो अब आ गई स्टेरिक फैक्टर की बात। ये बोल रहा है स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर रिफर एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्पीसीज which having the right orientation। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये क्या बताता है कि आपके कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या है, इफेक्टिव कोलिजन कराने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो आपके बहुत सारे, बट उसमें से कोलिजन कितने कराएंगे, इफेक्टिव कोलिजन कितने कराएंगे, उसी की प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोलते हैं, उसका स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ओके। और ये प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे, एक ओरिएंटेशन पे, एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर ये दोनों प्रॉपर होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर ओरिएंटेशन ही कम होगा तो आपका क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया। अब बोल रहे देखो इट इज डिटरमाइंड, जो स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू है आप इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। अब आप इसे सिंपली पी से भी डिनोट कर सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इतनी चीज क्लियर है। अब बोल रहे द स्टेरिक फैक्टर इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पर को लिखा हुआ है द स्टेरिक फैक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ रेशियो बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि आपने कोलिजन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट किया है। तो स्टेरिक फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, के आपका जो एक्सपेरिमेंटल है अपॉन के जो आपका कैलकुलेटेड है, वो भी कैलकुलेट कौन सा, बाय कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के थ्रू जो आपने कैलकुलेट कर रखी है के की वैल्यू। अब आप के अलग अलग वे से एक्सप्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो आप इसके बाद पढ़ेंगे उससे भी आप के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर को किसकी बात कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं, ओके। अब लिखा देखो एक और चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन, आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये किसका रेशियो होता है, ये होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। यानी कि पी का ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, आपने अरेनियस इक्वेशन में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं ए
डिवाइडेड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसे आप बोलते हैं Z। ओके, इन दोनों के रेशियो को भी क्या है, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? तो ये था स्टेरिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या है, थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन भी बहुत ईजी है, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। इसने एक रिएक्शन दी है आपकी, क्या है, A2 एक मॉलिक्यूल है, B2 एक मॉलिक्यूल है, इन्होंने रिएक्ट कराया। ये रिएक्शन क्या, रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। ओके, और 2AB एक प्रोडक्ट दिया। ओके, अब आपको पता है कोलिजन थ्योरी की हेल्प से आपकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी, K इज इक्वल टू क्या होता है, PZ अपॉन RT। ये होती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन निकलती है रेट की, वो ये होती है, आपको पहले पता है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई दो रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है फॉरवर्ड, एक हो रही है बैकवर्ड। ओके, तो अब यहाँ पर कोई लिखा हुआ है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये जो रेट है, अब आप किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, आपने इसे कर दिया K1 P1 Z1। ओके, ये देखो K1 इज इक्वल टू P1 Z1, E वैसा का वैसा ही है, E1 अपॉन RT, ये माइनस पर रहता है, सॉरी, ठीक है, E1 अपॉन RT, ये चीज समझ में आई। अब क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, आप इसे E2 K2 कर दो। यहाँ पर को क्या है, K1 के बदले K2 कर दिया, P1 के बदले P2 कर दिया, Z1 यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 थी, यहाँ 2 कर दिया। E तो आपका सेम ही रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, RT भी आपका टेम्परेचर और ये गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, E की वैल्यू वही होगी, यहाँ E1 था, यहाँ E2 था। समझ में आई इतनी चीज? यही इक्वेशन को यहाँ पर को वैल्यू पुट करके कर दिया, समझ में आया? तो ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब आपने क्या करना है, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। ओके, इन दोनों का क्या कर देना, रेशियो कर देना। ये चीज तो हमने ऊपर पढ़ी थी, तो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, K1 अपॉन K2, इन दोनों का रेशियो हो गया K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, Z1 अपॉन Z2, E हो गया, माइनस E1 अपॉन RT, और नीचे हो गया माइनस E2 अपॉन, ये E2 अपॉन RT। इतनी चीज क्लियर है? अब आप इसे और सिंपल कर सकते हैं, देखो बहुत इजी है ना डेरिवेशन। आप इसे और इजी कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है RT क्या है, ये दोनों ऊपर और नीचे के लिए कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं K1 K2 तो सेम रहा, ये पूरी यूनिट सेम रहे, बट आपने इसे क्या कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया E2 माइनस E1, ये अपॉन में है ना, तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस में आ जाएगा E2 अपॉन E2 माइनस E1, RT तो इनका कॉमन है अपॉन RT। इतनी चीज क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं। अब देखो E2 माइनस E1 क्या होता है, अगर आपने E2 माइनस E1 किया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डेल्टा E। अब आप E2 माइनस E1 के बदले क्या रख दीजिए, डेल्टा E रख दीजिए, तो आपकी ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की आएगी। K2 अपॉन, देखो एक और चीज, K1 अपॉन K2 को आप सिंपली क्या है, K' भी लिख सकते हैं, समझ में? K1 अपॉन K2 को आप क्या कर सकते हैं, K' लिख दिया, इज इक्वल टू P1 Z1 वैसा ही है, P2 Z1 वैसा ही है, E अपनी जगह पे ही है, E2 माइनस E1 को आपने कर दिया डेल्टा E अपॉन RT। सिंपल है, अब इतना चीज समझ गए, यह हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। इतनी चीज समझ में, ये बहुत छोटू सा था। इतनी चीज क्लियर हुई ना? आपने क्या करना है, बस ये इक्वेशन जो आपने कोलिजन थ्योरी के थ्रू हेल्प से कोलिजन थ्योरी के टाइम पे पढ़ी होगी, वो इक्वेशन आपने यहाँ लिखनी है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर बैकवर्ड रिएक्शन, और उन दोनों का रेशियो करके एक सिंपल इक्वेशन निकाल दी, जिसे आपने बोला इक्वेशन थर्ड। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, अब और इजी है। अब आपने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा G होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर को ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको डेल्टा E मिल रहा है, इस डेल्टा E के प्लेस पे क्या रख देना है, डेल्टा G को रख देना है। ओके, अब डेल्टा G की वैल्यू भी कुछ होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस TdS, गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस TdS। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सिंपली, पहले तो क्या है, डेल्टा E के बदले पहले आप रखेंगे डेल्टा G, एंड देन डेल्टा G के बदले रखेंगे डेल्टा H माइनस TdS। तो देखो इक्वेशन थर्ड कैसी बन गई, K' P1 Z1 अपॉन P2 Z1 Z2 E डेल्टा G अपॉन RT। आपने डेल्टा E के बदले डेल्टा G कर दिया, अब डेल्टा G के बदले क्या करेंगे, डेल्टा H माइनस T डेल्टा है। समझ में आया इतनी चीज क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो RT है, ये डेल्टा H के अपॉन में भी है और डेल्टा, सॉरी, T डेल्टा S के अपॉन में भी है, यानी कि दोनों के नीचे है। ओके, तो हम इसे सिंपल सिंपल भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H अपॉन RT डेल्टा TS अपॉन RT। ओके, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, देखो ये तो आगे की वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ये दोनों सब सेम है, पीछे के में हम लोग चेंज करें, हम क्या करें, डेल्टा H अपॉन RT कर दिया, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, आपने यहाँ पर लगा दिया प्लस का साइन। अब इस चीज से ये टी करिए, समझ में आ रहा है, ये डेल्टा H के नीचे भी RT है, और डेल्टा, ये T डेल्टा S के नीचे भी RT, ये जो RT ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ओके, अब आपने इसको तो सेपरेट कर दिया, डेल्टा H अपॉन RT कर दिया, माइनस माइनस कर दिया प्लस,
और यहाँ पर को क्या है, इस टी से इस टी को काट दी, यानी कि डेल्टा एस अपॉन बच गया आप सिंपल आर। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखो ई, ये जो ई है, ई क्या है, इन दोनों के साथ इनटू में था, यानी कि ई की वैल्यू ये ई इनसे भी इनटू करेगा और ये ई इससे भी इनटू करेगा, तो हम इसे और ऐसा लिख सकते हैं, के डेस इज इक्वल टू, ये आगे का कांस्टेंट रहा, ई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस ई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी चीज। तो क्या बनी आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। अब आपने क्या किया, देखो ये क्या बोल रहा है, अगर अब ये कंडीशन दी है कि इफ z1 और z2 इज इक्वल टू, z1 और z2 क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो क्या होगा, ये z1 और z2 इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके क्या बनेंगे, फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। कैसे बनी आपने, ये क्या k डैश, ठीक है, k डैश इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, p1 अपॉन p2, ठीक है, e, ई आपने यहाँ पर को ले लिया, ई पहले ये वाला वैल्यू रख रखी है, ई आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी फाइनल इक्वेशन बन सकती है, डेल्टा एस अपॉन आर, और इसको ब्रैकेट में कर रखा है और बाहर लिखा है ई डेल्टा एच अपॉन आर टी। ओके, तो ये जो इक्वेशन बनी ये किसकी है, कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि के की वैल्यू है, जो कि है आपका रेट कांस्टेंट फॉर कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। ओके, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, समझ में आया। तो ये था आपका स्टैटिक सेक्शन, होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, स्टैटिक फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगी, सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।